लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग डीएड के तृतीय सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं परामर्श, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परामर्श के समय ध्यान देने योग्य सुझाव। जिस समय परामर्श चल रहा होता है उस प्रक्रिया में परामर्शदाता को कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना होता है। वह कौन सी बातें हैं, इनको हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है परामर्श यथासंभव शांत और एकांतपूर्ण स्थान पर ही दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जब भी परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए देख लेना चाहिए कि जहां जिस स्थान का आपने चयन किया है वह पूरी शांत और एकांतपूर्ण है या नहीं, क्योंकि यदि वहां पर शांति का भाव नहीं होगा, वह स्थान एकांतपूर्ण नहीं होगा तो समस्या आएंगी, जिसकी वजह से परामर्श पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। दूसरा है परामर्शदाता का कर्तव्य है कि वह परामर्श प्रार्थी की प्रत्येक बात को शांति और ध्यानपूर्वक सुने। परामर्शदाता को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह परामर्श प्रार्थी की प्रत्येक बात को शांति और ध्यानपूर्वक सुने। जब तक परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की बात को धैर्यपूर्वक और शांति से नहीं सुनेगा, तब तक परामर्श प्रार्थी उस पर विश्वास नहीं करेगा और अपनी बातों को उसको नहीं बताएगा। इसके बाद है परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। परामर्श प्रक्रिया में आप सभी जानते हैं कि जब तक सेवार्थी और परामर्शदाता के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होता तब तक यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। जब तक परामर्श प्रार्थी को उस पर विश्वास नहीं होगा, जब तक घनिष्ठ संबंध नहीं होगा, तब तक वह अपनी समस्याएं परामर्शदाता से नहीं बताएगा। इसलिए परामर्शदाता कार्य है कि उससे घनिष्ठ संबंध स्थापित करे। इसके बाद है जिस समय परामर्श प्रक्रिया चल रही हो उस समय कक्षा में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित हो। परामर्श प्रक्रिया में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि जब परामर्श प्रक्रिया चल रही हो उस समय उस कक्ष में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, वर्जित कर दिया जाए प्रवेश, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति उस एकांत स्थान पर प्रवेश करता है, वहां पर आता है, तो परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों का ध्यान उस पर जाएगा और परामर्श प्रक्रिया अपने जो सीधा उसका लक्ष्य है उस लक्ष्य से हट जाएगी। इसके बाद है परामर्श की अवधि 30 या 40 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। परामर्शदाता को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो परामर्श की अवधि हो वह 30 या 40 मिनट से अधिक ना हो, क्योंकि 30 या 40 मिनट की से ज्यादा अवधि का परामर्श हो जाने पर परामर्श प्रार्थी वहां पर जो है विचलित होने लगता है और यह प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि उसकी अवधि अधिक ना हो। इसके बाद है परामर्श कक्ष का वातावरण परामर्शदाता तथा परामर्श प्रार्थी दोनों को शांति एवं सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए। जिस भी स्थान का परामर्शदाता ने चुनाव किया हो वह स्थान दोनों को शांति एवं सुविधा प्रदान कर रहा हो, क्योंकि जब तक वह शांत और सुविधा पूर्ण वातावरण में नहीं होंगे तब तक इस प्रक्रिया को सफल बनाना संभव नहीं है। इसके बाद है परामर्श कक्ष में आवश्यकता से अधिक फर्नीचर ना हो। आप सभी जानते हैं कि यदि किसी कमरे में आवश्यकता से अधिक फर्नीचर होता है तो अनायास ही वह किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ऐसे में यह जरूरी है कि कमरे में आवश्यकता से अधिक फर्नीचर न हो, उतना ही फर्नीचर हो जितना परामर्श प्रक्रिया में आवश्यकता हो। इसके बाद है परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी द्वारा बताई गई बातों को किसी को बताना नहीं चाहिए। ये सबसे मेन चीज है कि कभी भी परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी की बातों को दूसरे से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परामर्श प्रार्थी तभी अपनी बात परामर्शदाता को बताता है जब वह उस पर विश्वास हो जाता है, और यदि परामर्श प्रार्थी को यदि कहीं से वो बात पता चलती है तो उसका विश्वास टूटेगा, और ऐसे में उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह बातें किसी से ना बताए जो परामर्श प्रार्थी ने उससे बताई हैं। इसके बाद है समस्या अनुसार विशेष परिस्थितियों में अवधि को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जो परामर्श की प्रक्रिया है उसमें समस्या अनुसार जो परामर्श का समय है उसको परिस्थिति के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। यदि परामर्शदाता को लगता है कि अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं या महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है तो उस समय को बढ़ा सकते हैं। यदि
परामर्श प्रार्थी पहले या दूसरी मीटिंग में ज्यादा परेशान हो रहा है, उसे सहज नहीं महसूस कर रहा है, तो अवधि को कम कर देना चाहिए। तो परिस्थितियों पर जो है ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है परामर्श प्रदान करने में तीव्रता या शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए। जब भी परामर्श प्रदान किया जा रहा हो उसमें परामर्शदाता को या परामर्श प्रार्थी को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी प्रकार की तीव्रता न दिखाएं। तीव्रता या शीघ्रता दिखाने पर उनके संबंध अच्छे डेवलप नहीं हो पाते और यह प्रक्रिया अच्छे से निरंतर चल नहीं पाती। तो ये बिंदु थे जो परामर्श के समय परामर्शदाता को ध्यान में रखने चाहिए, जिससे उनका परामर्श सफल हो सके। इसके बाद है परामर्श व निर्देशन में अंतर। अब हमें देखना है कि परामर्श क्या है और निर्देशन क्या है। आपने पहले निर्देशन पढ़ा है, अब परामर्श पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि परामर्श और निर्देशन में अंतर क्या है या दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इसको समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, जबकि परामर्श उसका अंग है। प्रायः देखा जाता है कि परामर्श में परामर्शदाता और सेवार्थी दो लोग होते हैं, मतलब ये दो लोगों के मध्य होने वाली प्रक्रिया है, जबकि निर्देशन व्यक्तिगत तो होता ही है, उसके साथ साथ सामूहिक भी होता है। दूसरी चीज, निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है और परामर्श उसका एक अंग है। इसके बाद है परामर्श की विधियां। परामर्श की विधियों के ऊपर यदि हम ध्यान दें तो परामर्श को सफल बनाने में समय समय पर विभिन्न परामर्शदाताओं द्वारा विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता रहा है, जिनमें से कुछ विधियां हैं जिनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक परिवेश में इन विधियों का प्रयोग किया जाता है और इन विधियों के प्रयोग के द्वारा परामर्श प्रक्रिया को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। पहला है सामान्य मार्गदर्शन विधि। सामान्य मार्गदर्शन विधि से आशय यह है कि इस विधि में सबसे पहले परामर्श प्रार्थी अपने कुछ बातों को, अपने कुछ उसकी समस्याओं को वह परामर्शदाता के सामने रखता है और फिर परामर्शदाता अपनी सुविधा अनुसार आगे उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परिचर्चा करते हैं। इसके बाद है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि से आप सभी समझते हैं कि विश्लेषण में क्या होता है कि किसी भी वस्तु या घटना का विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो परामर्श प्रार्थी होता है वह अपनी बातें परामर्शदाता के सामने रखता है और परामर्शदाता उसे विश्लेषण करके उसके सामने व्यक्त करता है। इसके बाद है मौन धारण विधि। मौन धारण विधि में परामर्शदाता के सामने प्रवेश जो परामर्श प्रार्थी होता है वह अपनी मौन धारण विधि। मौन धारण विधि में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की बात को ध्यान पूर्वक सुनता रहता है और ध्यान पूर्वक सुनने से परामर्श प्रार्थी को लगता है कि परामर्शदाता द्वारा उसकी बात को सुना जा रहा, समझा जा रहा, स्वीकृति प्रदान की जा रही। इस प्रकार से परामर्शदाता मौन धारण करके उसकी बात को सहमति प्रदान करता है और इस प्रक्रिया को सफल बनाता है। दूसरा है पुनरावृत्ति विधि। पुनरावृत्ति विधि में परामर्शदाता सेवार्थी द्वारा कही बात को सुनता है और उसे बीच बीच में दोहराता चलता है। जब उस बात को वह पुनरावृत्ति करता है तो सेवार्थी उस बात को सुनता है और उस पर समझता है कि समस्या क्या है और किस प्रकार से समस्या का कारण क्या है। इस प्रकार से वह अपनी समस्या का समाधान करने में सफल हो जाता है। इसके बाद है विवेचना। विवेचना विधि में परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के मध्य सबसे पहले कुछ बातें होती हैं। सेवार्थी अपनी बातें परामर्शदाता के सामने रखता है और फिर परामर्शदाता उन बातों की विवेचना करता है और विवेचना करने के बाद वह अपनी समस्या के समाधान पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद है मान्यता विधि। मान्यता विधि में परामर्शदाता के सामने सेवार्थी अपनी बातों को रखता है और परामर्शदाता उन्हें मान्यता प्रदान करता है, जिससे सेवार्थी को उस पर विश्वास होता है और समस्या के समाधान में वह आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है स्वीकृति विधि। परामर्शन की इस विधि में सेवार्थी जो बातें परामर्शदाता के सामने रखता है, परामर्शदाता उसमें हाँ में सर हिलाकर स्वीकृति प्रदान करता जाता है
इस प्रकार से शिवार्थी अपनी बातें उसके सामने रखता है और समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है विश्वास विधि। विश्वास विधि में समय समय पर परामर्शदाता उसकी बातों पर विश्वास जताता है। जिसे विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है कि एक बार विश्वास जताने के बाद परामर्शदाता उस पर अविश्वास नहीं जता सकता। इस प्रकार से एक बार विश्वास स्थापित हो जाने के बाद परामर्शदाता उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका समाधान करने में प्रयास करते हैं। इसके बाद है, तो ये थी परामर्श की विधियां। अब हम देखेंगे शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों का निर्देशन व परामर्शन। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में सामान्य बालकों को तो निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है ही, किंतु जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं उनके लिए भी निर्देशन और परामर्शन बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को इस समाज में सर्वाइव करने में, समायोजन करने में जब कठिनाइयां होती हैं, तो ऐसे में जो शारीरिक मानसिक रूप से दिव्यांग हैं उनके लिए तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके लिए उनके निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था समय समय पर की जाती रहती है और इस निर्देशन और परामर्श के द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपना जीवन सही से सरलता से व्यक्त करने में आसानी से सहायता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यदि हम दिव्यांग बालकों की बात करें तो पहला है दृष्टि दोष बालक। दृष्टि दोष बालक, जब आप आगे पिछले चैप्टर पढ़ रहे थे उनमें आपने दृष्टि दोष बालकों के बारे में पढ़ा है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, धुंधलापन जिनकी आंखों में होता है, या ऐसे बालक जिनको देखने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, वह उनको निर्देशन और परामर्शन के माध्यम से जो उनकी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का इसमें प्रयास किया जाता है। साथ ही वे किस व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, किस क्षेत्र में उनका कैरियर सुलभ हो सकता है, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। दूसरा है श्रवण दोष बालक। श्रवण दोष बालक विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचा सुनते हैं और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुनने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां व्यक्त करते हैं या किंचित श्रवण ह्रास होता है। ऐसे बालकों को विभिन्न यंत्रों के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही उनको इन विधाओं के माध्यम, इन प्रविधियों के माध्यम सिखाने का प्रयास किया जाता है जो श्रवण दोष को ध्यान में रखते हुए निर्मित की गई हैं, जिससे उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। बालक, वाणी दोष बालक ऐसे बालक होते हैं जो बोलने में असमर्थ होते हैं या किसी प्रकार से हकलाते हैं, तुतलाते हैं या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों को निर्देशन और परामर्शन के माध्यम से शुद्ध उच्चारण करने, हकलाने, तुतलाने की जैसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही उनके कैरियर को इस क्षेत्र में विकसित किया जाता है कि वह अपना जीवन सुलभता से यापन कर सके। इसके बाद है गामक दोष बालक। ऐसे बालक जो चलने लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस करते हैं वह गामक दोष बालक कहलाते हैं। हाथ से, पैर से किसी प्रकार की दिव्यांगता या शरीर के विभिन्न अंगों में किसी प्रकार की दिव्यांगता होने पर गामक दोष बालक कहलाते हैं। इन बालकों में किस प्रकार की कठिनाई है उसका निवारण करने के लिए विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करने की सलाह देना, उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित करना, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सुझावों को प्रदान करना निर्देशन और परामर्श के द्वारा संभव हो पाता है। इसके बाद है शारीरिक दुर्बलता दोष बालक। ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से बहुत दुर्बल हैं उनको भी निर्देशन और परामर्श के माध्यम से इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है कि वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें और उनका सामना करते हुए समाज में ऐसे स्थान को प्राप्त कर सकें जिससे वह आगे बढ़े और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकें। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानसिक रूप से विकलांग बालकों का निर्देशन। मानसिक रूप से विकलांग बालकों में 3 प्रकार के बालकों निर्देशन की मुख्यतः जरूरत पड़ती है। पहला है मूर्ख बुद्धि, फिर है मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि। आप सभी जानते हैं जो जड़ बुद्धि बालक होते हैं उनकी IQ 25 से भी कम होती है। वह अपने कार्यों को भी आसानी से नहीं कर पाते, वो इतने असहाय होते हैं कि उनकी हर क्षेत्र में आपको मदद करनी पड़ती है। वह अपना खाना भी स्वयं से नहीं खा पाते।
इसलिए वो किस प्रकार से उनके माता पिता और उनके परिवार के सदस्यों को निर्देशन और परामर्श दिया जाए कि उसका जीवन सफल हो जाए, यह इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। दूसरा, मूड बुद्धि। इनकी IQ लेवल 26 से 50 तक होती है। यदि इनको प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाए तो इनका जीवन सफल हो सकता है और ये कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसके वजह से इनका जीवन यापन हो सके। दूसरा, अगला है मूर्ख बुद्धि। इनकी IQ लेवल 51 से 75 के मध्य होती है। यदि इनको सही से प्रशिक्षण दे दिया जाए, इनको सीखने में मदद की जाए तो यह अपने आम कार्य जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब कर सकते हैं और इस प्रकार ये अपने कार्यों को करते हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। साथ ही यह थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं और पढ़ लिख कर अपना जो जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सफल हो सकते हैं। तो ये था परामर्शन के बारे में आपने समझा। यदि आपको अभी भी किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर कठिनाई होती है तो आप मुझे कॉल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और आपकी समस्या को पूरी तरह से समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।